गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डीलर की कक्षा में आपका स्वागत है। और डीलर में जो हमारी यूनिट चल रही थी, शिक्षण की नई विधाएं, तो इससे पहले हमने आपको बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे क्रिया आधारित शिक्षण या क्रिया आधारित गतिविधि आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग टीचिंग, सॉरी, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो प्रारंभ में जैसे अब हम फिर से जो है अपने प्राचीन इतिहास की तरफ चलते हैं, तो वैदिक काल में क्या था कि सबको एक जैसी समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी अपने बैठ गए ऊंचे आसन पर और अपना जो है वो व्याख्यान देना शुरू करते थे और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे, मनन करते थे। तो जिसकी मेमोरी अच्छी होती थी वो तो कंठस्थ कर लेता था, जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती थी वो उसे याद करने में थोड़ा दिक्कत आती थी। अच्छा, इसके अलावा परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में जो है छात्रों के क्रियात्मक और रचनात्मक गतिविधियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यद्यपि जो एक्टिविटी बेस्ड जो आपके जो टीचिंग है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो जीन जैक्स रूसो को माना जाता है। तो ये प्रश्न आप बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि क्रिया आधारित शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं? जीन जैक्स रूसो। उनका कहना है कि यदि आप अपने छात्र में बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस शक्ति का विकास कीजिए जिससे उसको नियंत्रित किया जा सके। युवा पीढ़ी क्या होती है? जोश से लबरेज, ठीक, कि अगर उसको जहां चाहे वहां भिड़ा दिया जाए वो भिड़ने को तैयार है, क्योंकि वो नया नया क्या ना जो है संवेग जो है बहुत उछाल मारते हैं। कहते नहीं जोशीले हो गए हैं या खून ज़्यादा उबाल मार रहा है, लोग कहते नहीं। तो इसी खून उबाल का मतलब क्या है कि उनके जो ऊर्जा है वो प्रस्फुटित हो रही है। उस ऊर्जा को हमें नियंत्रित करना, हमें की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। तो उसको बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे पुष्ट और स्वस्थ बनाना। तो परंपरागत एक तरफा शिक्षण विधि के विरुद्ध सबसे पहले कमेनियस ने शिक्षण में छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पीपल एक्टिविटी थ्योरी ऑफ पीपल एक्टिविटी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? कमेनियस ने। क्रिया आधारित प्रविधि का अर्थ क्या है? कि बालक का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल बताया था कि छोटा बालक जो है वो चम्मच पकड़ने का भी उसे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आता है कि वो चम्मच को सही तरीके से पकड़ना सीख जाता है और चम्मच से खीर लेगा सीधे मुंह में डाल लेता है। तो बालक की क्रिया का अभिप्राय क्या है? कि उस क्रिया तथा गतिविधि से है जो बालक किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है। ठीक है, छोटे छोटे बालक हैं, लाइट जो है जल रही है, बालक का मन करता है कि अरे ये बहुत चीज़ चमक रही है, ये मेरे पास होनी चाहिए, तो उसको वो पाने का प्रयास करता है। पाने के प्रयास में उसे यह नहीं पता कि वो चीज़ कितनी महंगी है या कितनी जो है कीमती है या कितनी किसी के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर उसे वो चाहिए तो वो उसको पाने की भरसक प्रयास करता है, और उस भरसक प्रयास में उसे ये भी डर नहीं होता है कि उसे चोट लग सकती है। ठीक है, अभी अगर पेड़ पर अगर कोई पतंग अटकी हुई है और वो पेड़ अगर किसी की छत के पास में है तो बालक उसको पाने का प्रयास करता है। उसके मन में ये कल्पना आती है कि जैसे पक्षी बैठे हुए हैं डाल पर, ऐसी मैं भी क्यों नहीं जा सकता। तो उसी प्रयास में वो भी जाने का प्रयास करता है और गिर जाता है, चोट लग जाती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि हमें उस क्रिया या उस गतिविधि को नियंत्रित करना है जिसके करने से बालक को नुकसान है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्रिया आधारित शिक्षण है वो उस गतिविधि से है जो बालक किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है, जिससे उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों क्रियाशील होते हैं। एक हेंडरसन है, उन्होंने लिखा है कि क्रिया मानसिक और शारीरिक होती है। क्रिया जो है
वो मानसिक और शारीरिक होती है और गतिविधि, पहलकदमी, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म क्रिया इसके आवश्यक अंग हैं। किसी क्रिया को क्रमबद्ध उद्देश्यपूर्ण विधि से करना ही गतिविधि है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? पहला है ज्ञान प्रदान करने वाली क्रियाएं। तो इस प्रकार की क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न तरीके के ज्ञान प्रदान करना है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि छात्रों को इस बात का ज्ञान कराया जाए कि उनके घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं किन किन स्थानों से प्राप्त होती हैं। उसको बताने के बजाय उन्हें संग्रह करने या क्रय करने हेतु कहा जाए। ठीक है। अब जैसे दिवाली या होली के टाइम पे हम लोग को सामान खरीदना है, तो जो चीज़ें रखी हुई हैं, एक तो अब चीज़ें रखी हुई हैं तो छोटे बालक को उसकी वैल्यू नहीं पता। जब उससे कहा जाए कि भाई तुम जाओ लेकर आओ, तब वो जाएगा, श्रम करेगा, लेकर आएगा, मोल भाव करेगा, फिर वो उसको उन चीज़ों को फिर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अर्जित करी है। ज्ञान प्रदान करने वाली क्रियाएं के साथ दूसरा हमारा रहेगा कि इस प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य बालकों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को व्यक्त करना और दूसरों को बताना है। वे ऐसा किसी विषय पर वाद विवाद करके, किसी स्थान का नक्शा बनाकर या किसी स्थान एवं उद्योग धंधों का वर्णन करके जान सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने वाली क्रियाएं। इन क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों द्वारा नए अनुभव प्राप्त करना है। किसी स्थान की यात्रा कराकर, कोई औद्योगिक संस्थान दिखाकर किया जाता है। कौशल विकास करने वाली क्रियाएं। इन क्रियाओं द्वारा बालक के अंदर रचनात्मक कौशल का विकास किया जाता है। बच्चे को ऐसी गतिविधि कराई जाती है जिसमें वह कुछ बनना सीखता है। जैसे बनाना सीखता है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, मोमबत्ती बनाना, कताई बुनाई कराकर उनको रचनात्मक कार्यों में उनको जो है निपुण करना। खेल की गतिविधियां भी इसी में सम्मिलित होती हैं। ठीक है। अवधारणा विकास एवं परिपक्व करने वाली क्रियाएं। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मैच्योरिटी बेस्ड एक्टिविटी। तो इस प्रकार के शिक्षण में गणित, विज्ञान आदि की संक्रियाएं व अवधारणाओं का विकास करके, उनका प्रमाणीकरण करके बच्चों के अंदर मैच्योरिटी प्रदान करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि गणित की संक्रियाएं अगर बच्चों को पढ़ानी है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये मुख्य 4 क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को अगर हमें जो है बच्चों को अगर उनके व्यवहारिक रूप से अगर सिखाना है, अवधारणाएं विकसित करनी है, तो हम भाग के तौर पर भी ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमने 10 खिलौने अगर ले लिए और उसको जो है 5 लोगों को बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 10 खिलौने तो हम बच्चों को दो खिलौने उठा के दे दिए, 2 उठा के दे दिए, 2 उठा के दे दिए। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं, बताओ बच्चों कि 10 खिलौने हमने जो है 10 खिलौने रखे थे, 5 लोग हैं, तो हर एक को कितने कितने खिलौने मिलेंगे। ठीक। तो पहले तो एक एक करके देना है कि भाई 10 लोग, जितने लोग हैं एक एक करके उठा लें। 5 लोग थे, 5 ने एक एक उठा लिया। फिर बाद में दोबारा से फिर से हमने एक एक करके उठवाया। फिर बाद में बच्चों को पूछा, बताओ हर एक के पास कितने कितने खिलौने हैं। तो बच्चे इसमें बता देंगे 2-2 हैं, यानी 10 खिलौने थे, 5 लोगों में अगर बांटेंगे तो हर एक व्यक्ति पे कितने कितने खिलौने आ जाएंगे, 2-2 खिलौने आ जाएंगे। ठीक है। अब वहीं अगर उसको उल्टा कर गुणा में उसको हम लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति को अगर 2 खिलौने मिल रहे हैं और 5 लोगों को हम बांटना है, तो कितने खिलौने हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10। तो 10 खिलौने हमारे पास होने चाहिए 5 लोगों में बराबर बांटने के लिए। तो इस तरीके से हम बच्चों में अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है बात हम करेंगे क्रियात्मक प्रवृत्ति के सिद्धांत। तो क्रियात्मक प्रवृत्ति के सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं और इससे संबंधित क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट हैं, तो इन सबको जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।